एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि किज़ारू वेगापंक से मिलने आया होता है और वह भी सैटर्न के ऑर्डर पर। वेगापंक के पूछने पर वह बताता है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो लोग बहुत आसानी से देख और सुन सकते हैं, और यह बात बिल्कुल भी सही नहीं कि तुम एक पायरेट से छुपकर नेगोशिएशन कर रहे हो। फिर किज़ारू सैटर्न को कॉल करता है और बताता है कि वह लैब पहुंच चुका है। इसके बाद सैटर्न वेगापंक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस बंदे का क्लोन बनाने वाले हो जो एक पायरेट है और जिसके ऊपर 296 मिलियन बैरीज का इनाम है। अगर इन सब बातों के बावजूद भी तुम अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखना चाहते हो तो कुमा तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी और तभी हम बोनी के इलाज में निवेश करेंगे। पहली शर्त, तुम्हें 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि एक रुकी पायरेट एस ने एक वॉरलॉर्ड को हरा दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उस जगह को रिप्लेस करो ताकि पावर बैलेंस बना रहे। वैसे भी दिन पर दिन नए पायरेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी शर्त, तुम्हें नेवी का ह्यूमन वेपन बनना होगा। वेगापन इस शर्त को सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कुमा की बॉडी को मैकेनिकली मॉडिफाई किया जाएगा और उसे एक साइबॉर्ग बना दिया जाएगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी शर्त, मुझे पता है कि कुमा तुम रिवॉल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा रह चुके हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम आगे चलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा बनो। इस कारण से हम तुम्हारे फ्री विल और माइंड को पूरी तरह से मिटा देंगे ताकि तुम कभी हमारे खिलाफ खड़े ना हो सको। ये सुनते ही वेगापंक गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? तुम उसके फ्री विल को छीनकर उसे एक साइबॉर्ग बना रहे हो। ये तो सीधा मर्डर करने जैसा है और मैं ये नहीं करना चाहता। सैटर्न जवाब देता है, तुम मुझे चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हो। तुम खुद नेवी के लिए काम करते हो, तो जैसा कहा जाए वैसा ही करो। और हाँ कुमा, सिर्फ इन शर्तों के बाद ही तुम्हारी बेटी को बचाएंगे। अगर तुम ये नहीं मानना चाहते तो हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम एक बेनाम क्रिमिनल की बेटी के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे? इस बीच वेगापंग बहुत ही डरे हुए होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुमा की फ्री विल मिटाना किसी इंसान को खत्म करने जैसा है। तभी कुमा रोते हुए वेगापंग से कहता है, अगर इन शर्तों को मानने से मेरी बेटी बच सकती है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वेगापंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सैटर्न वेगापंक से पूछता है, कुमा के एक्सपेरिमेंट और उसकी बेटी के इलाज में कितना समय लगेगा? वेगापंक जवाब देता है कि सफायर स्केल सर्जरी को पूरा करने में 6 महीने लगेंगे और सर्जरी के बाद उसे 1 साल तक कहीं बाहर नहीं जाना होगा। मतलब कुल मिलाकर 1.5 साल का टाइम लगेगा और कुमा के बॉडी मॉडिफिकेशन में 2 साल का वक्त लगेगा। कुमा यह सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है कि चलो, मेरी बेटी 10 साल की होने से पहले ही ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी सैटर्न कहता है, जब तक तुम अपना फ्री विल पूरी तरह से नहीं खो देते तब तक तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में रहेगी, क्योंकि क्या पता वह ठीक होकर तुमसे मिलकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। कुमा के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह यह कंडीशन मान लेता है। साथ ही कुमा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मैं अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, बस उसे सॉर्बेट किंगडम के उसी चर्च में रखा जाए जहां उसने अपना बचपन बिताया है। सैटर्न इस बात को मान लेता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहे, बस उस पर नजर रखी जाए। उधर हम बोनी को देखते हैं, जो लैब में इधर उधर मस्ती कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात सेंटा मारू से होती है। वो उसे चिढ़ाती है और वहां से भागती है। सेंटा मारू भी उसके पीछे आता है। बोनी कुमा को देखते ही उसे गले लगा लेती है और सेंटे मारू की तरफ इशारा करके कहती है, ये समारू है। समारू चिढ़ जाता है। कुमा हंसकर कहता है, ये बहुत शरारती है, ध्यान रखना इसका। कुमा बोनी से कहता है कि उसे भी 6 महीने इस लैब में रहना होगा, क्योंकि उसे भी एक बीमारी है जिसके लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। अब हम वेगापंक को देखते हैं, जो अपनी रिसर्च थ्योरीज पर लगातार काम कर रहा होता है। वो इतनी तेजी से लिख रहा था कि उसे बाथरूम जाने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, काश मेरे जैसे और 5 वेगापंक होते। और दोस्तों, यहीं से उसे आइडिया आता है कि उसे अपनी हेल्प के लिए सैटेलाइट्स बना लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी की सर्जरी शुरू हो जाती है। वहाँ सेंतामारू भी उससे मिलने आता है। बोनी उसे देखती है और खेलने को कहती है, पर सेंतामारू मना कर देता है कि उसके पास टाइम नहीं है। बोनी मुंह बना लेती है और सेंतामारू भी आखिरकार मान जाता है और थोड़ी देर उसके साथ खेलता है। उधर कुमा का एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो जाता है। फेज 1 पूरा होते ही वह बाहर आता है और देखता है कि बोनी सेंतामारू के ऊपर बैठकर खेल रही है। सेंतामारू बहुत परेशान होकर कहता है, तुम्हारी बेटी बहुत बदमाश हो गई है, मुझे रोज घोड़ा बना देती है। फिर सिन शिफ्ट होता है।
हम देखते हैं कि कूमा अखबार पढ़ रहा होता है और बोनी बगल में कुछ ड्रॉ कर रही होती है। ड्राइंग पूरी होने पर बोनी उसे दिखाकर कहती है, ये आप हो डैड। कूमा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं इस ड्राइंग को पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं और उसी वक्त वेगा पंख वहां आता है और उन्हें एक दूसरे की बाहों में सोता देख मुस्कुरा उठता है। समय यूं ही बीत रहा होता है। बोनी और कूमा हर एक पल को खुशी-खुशी जी रहे होते हैं। साथ ही कुमा वहाँ के लोगों की मदद भी किया करता था, एक हीरो की तरह। एक दिन बोनी अपने ट्रीटमेंट से बाहर निकलती है और उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। तभी उसे खाने की शानदार खुशबू आती है और वो खुश होकर उस ओर दौड़ जाती है। वहाँ पहुँचते ही वह देखती है कि कुमा और सेंतामारू मिलकर पिज्ज़ा बना रहे हैं। ये देखकर बोनी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसका चेहरा खिल उठता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर पिज्ज़ा खा रहे होते हैं। खुशियों का वो नज़ारा और गर्मजोशी बस लाजवाब। बोनी कुमा से कहती है, डैड चलिए नीका डांस करते हैं, और फिर वे दोनों मिलकर नीका डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करता देख सारे लोग भी जॉयफुल एनर्जी में डांस को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ तक कि किजारू भी पीछे नहीं रहता, वो भी नीका डांस का मजा ले रहा होता है। इसके बाद सीन कट होता है 6 महीने बाद, जहाँ बोनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। वेगापंख उससे कहता है, बस 1 साल और तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी, फिर तुम बाहर कहीं भी घूम सकती हो। बोनी वेगापंख को थैंक यू कहती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या मैं जब पूरी तरह से ठीक हो जाऊं तब इस जगह वापस आ सकती हूँ? वेगापंख हंसते हुए कहता है, बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि कुमा बोनी को एक बैरल में छुपाकर सॉर्बेट किंगडम की ओर रवाना हो रहा होता है। बैरल के अंदर से बोनी कहती है, पापा, समुद्र का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत होगा, क्या मैं बाहर आकर देख सकती हूँ? कुमा प्यार से जवाब देता है, हाँ बहुत जल्दी तुम बाहर आकर देख सकोगी। बोनी मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये नज़ारा आपके साथ ही देखना है। फिर हम देखते हैं कि बोनी और कुमा सुरक्षित रूप से सॉर्बेट किंगडम पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो चर्च के अंदर जाते हैं, वहाँ के बूढ़े लोग उनका स्वागत करते हैं। वो बोनी से कहते हैं, अरे वाह, तुम तो अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। बोनी जवाब देती है, बस 1 साल और, फिर मैं बाकी लोगों की तरह घूमने जा सकूंगी। ये सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। कोई कहता है, तुमने कहा था कि 10 साल की उम्र में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, और देखो वैसा ही हुआ। तभी वहां आती हैं क्वीन कोनी। वो हंसते हुए पूछती है, अब किसका देखभाल करनी है? वहां के लोग कहते हैं, कुमा घबराओ मत, हम बोनी को अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुमा सबका धन्यवाद करता है और कहता है, अब मैं एक बहुत बड़ा पायलट बन गया हूँ, तो मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो बोनी की को गोद में उठाकर कहता है, मुझे 1 साल के लिए यहाँ से जाना होगा, इस बीच तुम्हें इन लोगों के साथ रहना होगा। ये सुनते ही बोनी थोड़ा मायूस हो जाती है। कुमा तुरंत उसे हिम्मत देता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत सारी चिट्ठियां लिखा करूंगा। ये सुनकर बोनी खुश हो जाती है और कुमा कहता है, अब अगली बार मिलेंगे तो साथ मिलकर सी ऑफ होराइजन देखेंगे। तभी वहां पहुंचते हैं गवर्नमेंट के एजेंट्स। अल्फा उनकी हेड करती है, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हमें यहाँ बोनी की हेल्थ चेक करने के लिए भेजा गया है। बोनी को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो अजीब सा चेहरा बनाकर उन्हें घूरती है। तभी एजेंट कुमा की ओर इशारा करके कहती है, अगर तुम कभी भी दोबारा यहाँ लौटे तो मैं इस पत्थर की तरह तुम्हारी बेटी का गला कुचल दूंगी। कुमा उनके इस इशारे को गहराई से समझ जाता है। अपने दिल पर पत्थर रख के वो सबको गुड बाय कहता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर फैल जाती है, कुमा ने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया और अब वो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक बन चुका है। यह न्यूज़ हर जगह पहुंचती है, यहाँ तक कि ड्रैगन भी इस न्यूज़ को देखकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। बाकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी को भी यकीन नहीं होता कि कुमा ने सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया है। उधर हम कुमा को देखते हैं जो समुद्र में सफर करते हुए बोनी को एक लेटर लिख रहा होता है, मैं अब बहुत फेमस हो चुका इसलिए अभी घर नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे 10वें बर्थडे पर जरूर मिलूंगा और तुम्हें एक नए एडवेंचर पे ले जाऊंगा। इसी दौरान हम व्हाइट बियर्ड और उसके क्रू को भी देखते हैं। उन्हें भी कुमा के वॉरलॉर्ड बनने की खबर मिल चुकी है। जिम्बे इससे कहता है, अगर तुमने हाना फूडा को नहीं हराया होता तो ये नया वॉरलॉर्ड कभी नहीं आता। और फिर आखिर में हम देखते हैं लूफी को जो एक शेर के पीछे भाग रहा होता है और हंसते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगला एपिसोड कौन सा चाहते हैं। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले एनिमे एपिसोड्स की हिंदी रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए पीस आउट।